नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज एक बहुत ही रोचक विषय पे चर्चा होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ डुअलिटी के ऊपर मेरा शुरू से सबसे फेवरेट लॉ जो रहा है, उसमें से एक जो नियम रहा है इस ब्रह्मांड का, वो है लॉ ऑफ डुअलिटी। और इस लॉ ऑफ डुअलिटी को मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ डिस्कवर करी है जिसके बारे में काफ़ी समय से मैं चिंतन कर रहा था। मुझे लगा इसके ऊपर अगर हम चिंतन करते, इसको मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आऊं, फिर इसमें चिंतन करेंगे। आप लोग जो सोचते हो ना कि ठंडा गरम और शैतान और भगवान, मोहब्बत और नफरत, ये सिर्फ पहला चरण है लॉ ऑफ डुअलिटी का, जो आपको देखने को मिलता। बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं दिखता। जैसे एक सदगुरु का इंटरव्यू है रणवीर सिंह के साथ, उसमें रणवीर सिंह कहता है हर चीज़ दो में दिखती है, हेड एंड टेल, एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट, हीरो और विलन। तो ऐसा क्यों होता है? तो सदगुरु बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि नेचर का ये नेचर ही है, ऐसे ही होता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ है कि आपको ये दिख रहा है कि समंदर, पानी और आग है ना, माता और पिता। तो ये एक बहुत ही बेसिक चरण है जो हम क्रॉस कर चुके हैं रिसर्च में अपने, क्योंकि आगे 35 की बाद मैं बुक लिखने वाला हूँ। तो मुझे प्रॉपर रिसर्चेस चाहिए कि लोगों को सुन के, जब कायदे से अगर कोई पढ़ेगा तो वो लोग सुन के उसको सच में उसका इस्तेमाल भी कर सकें, और लोग सुन के भौचक्के रह जाएं कि ये क्या लिख दिया है। तो जो लोग लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि द्वैत में भौतिक है। देयर आर टू वर्ल्ड्स। द फर्स्ट वर्ल्ड इज आध्यात्मिक जगत, जहां के नियम कानून बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं भौतिक के कानूनों से। दूसरा जो जगत है वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत के जो नियम कानून होते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल आध्यात्मिक जगत के कानून से अलग होते हैं। ठीक है, ये दो जगत हमें समझना है। तो अब सवाल ये आता है, प्रश्न ये आता है कि जब आप ही क्यों इसमें आ गए, दूसरे लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? दूसरे लोग इसलिए नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दूसरे लोग को डेटा पॉइंट ए सिर्फ पता है। यानी भौतिक जगत के बारे में ही लोग को जानकारी है, लोगों को आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी नहीं। अध्यात्म का मतलब होता है हनुमान जी और दुर्गा जी, उनके माइंड में, मतलब बहु ईश्वरवाद। ठीक है, एक है एक ईश्वरवाद यानी मोनोथिज्म, और एक है पॉलीथिज्म। मतलब क्या? एक है एक भगवान होते हैं, और एक आदमी कह रहा है दो से ज्यादा भगवान होते हैं। 99% लोग जो हैं वो यहीं जी रहे हैं। अध्यात्म का मतलब है कि दुर्गा माँ, हनुमान जी, ये है अध्यात्म का मतलब लोगों के जमाने में। मतलब रिलीजन इज स्पिरिचुअलिटी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इडियोटिक थिंग ऑफ ऑल टाइम। बिकॉज अगर रिलीजन ही स्पिरिचुअलिटी होता तो स्पिरिचुअलिटी सेग्रीगेट कैसे होता, स्पिरिचुअलिटी अलग कैसे होता, भिन्न कैसे होता? उसी को बोल देते, एक वर्ड देने की क्या जरूरत थी? लेकिन लोग शुरू से मूर्ख हैं और आज भी हैं। तो लोगों ने क्या सोचा, अध्यात्म का मतलब होता है बहु ईश्वरवाद। बहु ईश्वरवाद यानी पूजा करो, घंटी बजाओ, टीकाकरण करो, जो मैं खुद भी करता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं सारे रिस्पेक्टफुल जो डीटीज़ हैं, चाहे वो भगवान शिव हों, दुर्गा माँ हों, हनुमान जी हों, कोई भी हों, प्रॉपर मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ। और मैं इस पे बिल्कुल भी विवाद नहीं करना चाहता या विरोध में नहीं हूँ कि ये आपको नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आध्यात्मिक जगत आपने अभी तक देखा नहीं। आपका मतलब आध्यात्मिक मतलब हो गया कि कोई भगवान है, बहु ईश्वरवाद है, ठीक है? तो आपके पास दो डेटा पॉइंट नहीं है। यानी डेटा पॉइंट ए हो गया आध्यात्मिक जगत, डेटा पॉइंट बी हो गया भौतिक जगत। ठीक है, अच्छा एक काम आप लोग कर लीजिए पहले, तो आगे बढ़ने से पहले, कि व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है दिस इज स्पिरिचुअलिटी करके।
आगे चल के जो वेबिनार्स होंगे उनकी लिंक्स जो है वो उसमें मैं डालूंगा, और जैसे मेरा कोई अगर थॉट है तो वो भी मैं वहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। कोई वीडियो अगर हो तो डालने की कोशिश करूँगा, कोई आर्टिकल अगर मैं लिखता हूँ आगे चल के तो उसके ऊपर वहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। तो अभी जैसे वेबिनार में मैं बताता हूँ कि पॉडकास्ट में बताता हूँ वेबिनार में आ रहा हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और उसमें बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। और इस चीज़ का मेरा प्रॉमिस रहेगा कि मैं वैल्यूएबल चीज़ ही वहाँ पे, फालतू की चीज़ें नहीं, सिर्फ वैल्यूएबल चीज़ें आएंगी। तो बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो अगर नोटिफिकेशन आएगा तो वैल्यू भी ले आएगा आपके, फालतू की चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अब सुनिए ध्यान से, वापस टॉपिक पे आते हैं। आज आप लोग की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। आज जो मैं लॉ ऑफ डुअलिटी के ऊपर लेके आया हूँ ना, आप लोग के परकच्चे हिल जाएंगे। जैसे एक बुक लिखी जाती है, फिर वर्जन 2 आता है, वर्जन 3 आता है, वर्जन 4 आता है, वैसे लॉ ऑफ डुअलिटी का वर्जन 1 जो था वो हमने देख लिया कि ठंडा गरम, नफरत मोहब्बत, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ईडा पिंगला नाड़ियां, ठीक है, सूरज चांद, माता पिता, हेड एंड टेल्स, ये हमने देखा। इसको बोलते हैं द्वैत। द्वैत जो है वो भौतिक का भाग है। ध्यान से समझना, भौतिक मतलब मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। जो लोग बेसिक्स नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बार बार बेसिक्स नहीं समझाऊंगा आपको, ठीक है। द्वैत मतलब होता है भौतिक जगत, और अद्वैत जहां यानी दो है ही नहीं, यानी दो नहीं है, वहां पे आ जाता है आध्यात्मिक जगत। तो दो जगत में आप जी रहे हो। जब आप आंखें खोलते हो और जो आंखों से स्मृति आती है, जो दिखता है, वो भौतिक जगत है। जिस चीज के आप बने हुए हो, रात में अगर आप सो रहे हो तो भौतिक जगत से थोड़ा सा दूर हो आप। अभी भी आप आध्यात्मिक जगत में नहीं हो, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक भौतिक जगत रहेगा ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो इसको लेयर बाय लेयर अगर हम देखते हैं तो पहली जो लेयर होती है वो शारीरिक लेयर होती है, दूसरी जो लेयर होती है वो है मनोविचार की लेयर, यानी मनोमय कोश, और तीसरी लेयर जो होती है वो है प्राण, जो कि पेड़ों में, जानवरों में, पशु पक्षियों में और मनुष्य में मौजूद है। ये तीनों ही भौतिक के पार्ट है, पर प्राण जो है वो सटलर है मनोविचार से, और मनोविचार सटलर है शारीरिक गतिविधियों से। यानी अगर आप टाइगर देख रहे हो तो वो भी भौतिक जगत है, टाइगर के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो थोड़ा सा सटल हो गया, सूक्ष्म हो गया, लेकिन अभी भी वो जो विचार है वो भी भौतिक जगत का विचार है। और जो थर्ड लेयर आती है वो एनर्जी, यानी हर एक इंसान के अंदर जो एनर्जी है वो भी भौतिक जगत का पार्ट है। उसके बाद भी और लेयर आती हैं, तो जैसे ही पांचवी लेयर खत्म होती है, यानी आनंदमय कोश, इमीडिएटली आप भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आ जाते हो। यानी जो बचता है, जो शेष रह जाता है, वो मैं हूं, यानी आत्मन है। जो 5 लेयर हैं, यानी आनंदमय कोश, कोश का मतलब होता है लेयर, यानी खाल, जैसे सांप की लेयर होती है, खाल होती है सांप की, चमड़ी, वैसे हमारे अंदर 5 परतें होती है, 5 और विभाजित है। ये और भी कुछ 16 या एक लेयर 16 में डिवाइडेड है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है, बट 5 मोटा मोटा समझते हैं, ठीक है। ये 5 लेयर जो है सांप की चमड़ी की तरह है या प्याज के छिलके की तरह है, ठीक है। ये 5 लेयर होती हैं, चालू ही होता है आनंदमय कोश से। अब इसको पकड़ के रखना, आनंदमय कोश को पकड़ के रखना। आनंदमय कोश का मतलब होता है जब आप सो रहे हो जो फील हो रहा है वो आनंदमय कोश से होता है। यानी बाय डिफॉल्ट जो एक ह्यूमन की स्टेट होती है, अगर बीमारी ना लगे तो, अगर बीमारी ना लगे यानी शरीर बीमार ना हो और विचार में असंतुलन ना हो, विचार सकारात्मक हो, डिजायर्स कंट्रोल्ड हो, मन शांत हो, प्राण शांत हो, विज्ञानमय कोश शांत हो, तो आनंदमय कोश के रहते हुए आपकी जो बाय डिफॉल्ट जो स्टेट होती है एक बच्चे की, वो होती है आनंद की। लेकिन जैसे जैसे आदमी जवान होता है
वैसे वैसे उसकी जो डिफॉल्ट होती है स्टेज, बिकॉज ऑफ डिजायर्स एंड बिकॉज ऑफ केमिकल, उसके अंदर सफरिंग आने लगती है बिकॉज ऑफ थॉट। एंड थॉट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम डिजायर का है। और जब आदमी बूढ़ा होता है आखिरी में, जब उसकी एनर्जी फीबल हो जाती है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो भी जो बाई डिफॉल्ट स्टेज होती है वो होती है आनंदमय कोश की। लेकिन लॉ ऑफ डुअलिटी के हिसाब से जहां आनंद है वहां पे पीड़ा भी होनी चाहिए। अब यहां पे एक ब्रेक थ्रू पॉइंट आता है। अब इसको पकड़ के रखना, ठीक है, पकड़ के रखना। जो गहराई है, जो वर्जन 4 में हम आ चुके हैं लॉ ऑफ डुअलिटी के। देखिए, मैंने आपसे कई बार इस चीज का वर्णन किया है अभी पिछले कुछ पॉडकास्टों में कि आत्मज्ञान के बाद भी सफरिंग होती है। और आत्मज्ञान पा लेने का मतलब है कि पहाड़ की उस चोटी पे पहुंच जाना जो आप पगला रहे हो पहुंचने के लिए। जैसे आप वहां पहुंचते हो, आत्मज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति होती। लेकिन वैराग्य प्राप्ति के बाद आपको सब छूट जाएगा, लेकिन सब छूटेगा तो सब छूटेगा। मतलब क्या, आपके जो बड़े सपने हैं ना, ये बनना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, इसके लिए जो पैशन चाहिए वो आप डीपैशनेट हो जाओगे। आप कोई भी काम पैशन से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है ये सब मीनिंगलेस है। अगर आपके अंदर घुस गया तो अर्थहीनता आ जाएगी आपके अंदर। लेकिन भौतिक जगत में सक्सेस पाने के लिए वैराग्य का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वैराग्य मतलब होता है बियॉन्ड डिजायर। जब बियॉन्ड डिजायर बोल दिया तो ऐसा नहीं कि एक आध दो डिजायर जेब में लेकर घूम रहे हो। बियॉन्ड का मतलब एब्सोल्यूट बियॉन्ड। तो आपको मन की शांति तो मिल गई, आपको वो विल पावर तो मिल गई, आपको शक्ति तो मिल गई कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन कुछ खो भी गया। ये लॉ ऑफ डुअलिटी से अफेक्टेड है। लॉ ऑफ डुअलिटी ये कहती है, अच्छा कई लोगों ने, अभी एक कोई कमेंटर आए, बोलते हैं कि सर लॉ ऑफ होल्डिंग के बारे में बताइए, कुछ होल्ड नहीं हो पाता। जैसे कुछ विचार है ना, उसको होल्ड करके रखना चाहें। अरे भैया, अगर मैं किसी चीज को लॉ बोल रहा हूं तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं हवाबाजी में। लॉ का मतलब होता है राइट फ्रॉम मॉलिक्यूल लेवल, एटॉमिक लेवल से लेकर, सुन लेना ध्यान से, ग्रॉसेस्ट लेवल तक, यानी महास्थूल के स्तर से लेकर महासूक्ष्म के स्तर तक, जब तक भौतिक खत्म नहीं होता तब तक दो बना रहेगा। और दो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं बना रहेगा, दो मानसिक लेवल पे भी बना रहेगा। और मानसिक लेवल के जो चरण है, यानी डिजायर्स, फियर्स, स्मृतियां, मेमोरीज, उस पे भी बना रहेगा। और प्राण के लेवल पर भी बना रहेगा। जो प्राण का स्तर है वहां पर भी डुअलिटी एक्शन लेगी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं, जैसे एलिमेंटल कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लैनेट हो गया, जानवर हो गया, पशु पक्षी हो जाए, कोई सॉलिड चीज जो आपको दिख रही है, जो सेंसेस के थ्रू परसीव हो रहा है, वहां पे सिर्फ नहीं होगा। लॉ ऑफ डुअलिटी सिर्फ वहां पे नहीं एक्ट करेगी। लॉ ऑफ डुअलिटी एक्ट करेगी पांचों स्तर पे। पांचों स्तर मतलब पांचों कोशों पे एक्ट करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपने जो फर्जी लॉ बनाया कि लॉ ऑफ होल्डिंग के बारे में बताइए कि कुछ होल्ड नहीं होगा, ये कहां से लॉ है? पहली चीज तो ये लॉ नहीं है। लॉ तब कहा जाएगा जब उस लॉ को एटॉमिक लेवल से लेकर जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है उस लेवल तक देखा जा सके। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा तक डुअलिटी एक्ट करेगी वहां पे। जैसे लॉ ऑफ लेयरिंग है, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट है, लॉ ऑफ बैलेंस है, ये सब लॉ है। आप फर्जी वाड़े में लॉ मत बनाओ, समझने की कोशिश करो। लॉ ऑफ होल्डिंग आपने बना दिया, मतलब कुछ भी। ठीक है, पहले सीखो कि लॉ कैसे बनाते हैं, समझने की कोशिश करिए। लॉ ऑब्जर्व किया जाता है, पहले एक लॉ ऑब्जर्व होता है और उसके बाद फिर वो पैटर्न जो है एटॉमिक लेवल से लेकर सब एटॉमिक लेवल से लेकर ग्रॉसेस्ट लेवल तक देखा जाता है। अगर वो पैटर्न वहां पे हर जगह राउंड मार रहा है, आपको बार बार राउंड होकर आपके सामने घूम घूम के आ रहा है, तो समझ जाइए वो लॉ है।
तो अब समझना यह आवश्यक है कि लॉ हमारे पांचों स्तर पे काम करते हैं, ठीक है, जो पांचों कोशाएं हैं उस पे काम करते हैं। तो अब सुनिएगा ध्यान से कि आत्मज्ञान पाया, वैराग्य प्राप्ति हुई, लेकिन दो सवाल उठे। पहला प्रश्न कि सर मैं अपने पैशन, किसी चीज को पैशनेटली नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे को फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं। ये पहला डिफिकल्टी उठेगी वैराग्य के बाद। दूसरी चीज, सर मैंने सब कुछ पा लिया, अब करने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे उस दिन एक पॉडकास्ट में एक लड़का था, विनय नाम था उसका, उसने क्या कहा कि सर मुझे समझ में आ चुका है और मैं फॉलो भी कर रहा हूं, लेकिन सर कुछ करने के लिए है ही नहीं, करे क्या? तो वहां से एक नई सफरिंग पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं चैलेंज सफरिंग, जो मैंने पहले कवर कर रखा है पॉडकास्ट में। चैलेंज सफरिंग वो सफरिंग होती है जहां पे आपको एक चैलेंज चाहिए ही होता है जीवन में। मतलब आप अपना डेटा लगा के रखो। जैसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कोई आत्मज्ञान और आत्मरस के बाद, मेडिटेशन और आत्मज्ञान के बाद कोई अपना यूपीएससी की तैयारी वापस करने लग गया, कोई 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 किसी ने कुछ चैलेंज कर लिया, कुछ वापस करना चालू कर दिया, है ना, लेकिन वो पैशनेटली नहीं कर पाएगा, समझना जरूर। तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, सात्विक लेवल पे जो चीजें हैं, सात्विक चरण पे, जैसे अध्यात्म की बातें, मन की बातें, नेचर ऑफ द माइंड, नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में मेरा पैशन अच्छा है, तो राजसिक और तामसिक लेवल पे थोड़े चैलेंजेस फेस होते हैं। मोटा मोटा समझने की यह जरूरत है कि आत्मज्ञान पाना था संतुष्टि के लिए, लेकिन संतुष्टि तो मिल गई, दूसरी और जगह पे जिंदगी तबाह हो गई। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि इफ यू अचीव, सुनना ध्यान से, ब्रेक थ्रू पॉइंट है पॉडकास्ट का, ध्यान से एकदम सुनना, दैट इफ यू अचीव a satisfaction in life, the dissatisfaction will be created automatically. मतलब what is the opposite of satisfaction? Dissatisfaction. If you achieve, अगर आप अपने जीवन में कोई संतुष्टि प्राप्त करते हैं, चाहे वो भौतिक के स्तर पे हो, चाहे वो तामसिक स्तर पे हो, चाहे वो राजसिक स्तर पे हो, चाहे वो सात्विक स्तर पे हो। तामसिक स्तर मतलब क्या? सेक्स मिल गया। राजसिक, एक एक उदाहरण ले लेते हैं। राजसिक स्तर क्या? आपने एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ हासिल कर लिया, संगीत में कुछ हासिल कर लिया। और सात्विक लेवल मतलब जैसे योगा, मेडिटेशन, आत्मज्ञान, ये सब इसमें आता है। हर एक लेवल पे आप जाते हो संतुष्टि के लिए, लेकिन वहां संतुष्टि नहीं मिलती है। वहां से जो संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है ऐसा नहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी, वहां से जो संतुष्टि मिलती है, उसी संतुष्टि से जो संतुष्टि प्राप्त हुई, एक असंतुष्टि क्रिएट हो जाती है। मार्केटिंग में इसको बोलते हैं फॉलो अप प्रॉब्लम्स। एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट सॉल्व करता है प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की। मोबाइल फॉर एग्जांपल, उसकी फॉलो अप प्रॉब्लम क्या आएगी? एक सोल्यूशन तो आपको मिल गया कि भाई आप अपनी मां से बैठ के इंडिया में बातें कर सकते हो, आप अमेरिका में हो। मिल गई आपको संतुष्टि, मिल गई संतुष्टि, लेकिन अब चार्ज कौन करेगा फोन को चलाएं कैसे? फोन में लेमिनेशन कैसे करवाएं? फोन का बैक कवर गिर जाता, फोन स्क्रीन टूट जाती, उसका इंश्योरेंस क्या है? तो कंपनी ने क्या किया, फॉलो प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी उसका सोल्यूशन निकाल दिया है। बट चीजें स्लो थी।
जैसे जैसे मोबाइल का प्रोडक्शन आगे बढ़ता गया, मोबाइल फास्टर होते गए, स्मार्ट होते गए, समझ रहे हैं? तो एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है एक सोल्यूशन को निकालने के लिए। वो सोल्यूशन दैट इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ लूप, इट्स अ प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप। दिस इज अप्लाइड इन द स्पिरिचुअलिटी realm also और एवरीवेयर। जब तक भौतिक जगत है तब तक ये अप्लाइड रहेगा। यानी प्रॉब्लम है, बाप रे बाप, बहुत बड़ी डिस्कवरी आपको। आई डोंट थिंक सो कि आप इसको समझ पा रहे हैं। मतलब आत्मज्ञान हासिल करना था संतुष्टि के लिए, और उस आत्मज्ञान ने ही एक काउंटर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ये कोई नहीं बताता, ये आचार्य प्रशांत नहीं बताते, ये तुम्हारे गुरु नहीं बताते, ओशो ये बात नहीं करते। वो कहते हैं अल्टीमेट मैं एक आत्मज्ञानी हूं। अरे आत्मज्ञानी हो, ठीक है, आपको भी आत्मज्ञानी बनना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, सबको आत्मज्ञान बनना है, एक जैसे आईएएस बनना है वैसे सबको आत्मज्ञानी बनना है ना? कि भाई आत्मज्ञान एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। अल्टीमेट होता ही नहीं है कुछ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। इसलिए ब्रह्म को अल्टीमेट बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो परफेक्ट है। इम्परफेक्शन होगा ही होगा, लाइफ इम्परफेक्शन में जाएगी ही जाएगी जब तक जीवन है। जीवन का मतलब ही है इम्परफेक्शन। तो तुम इम्परफेक्शन से बाहर निकलोगे कैसे? प्रॉब्लम करो, क्रिएट कर रहे हो एक सोल्यूशन के लिए, वो सोल्यूशन बाद में खुद प्रॉब्लम बन जाता है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया आपको, है ना, कि एक सुख जो है वो दुख क्रिएट करता है। तो ध्यान रखना, जो सुख है ना वो एक चीज तो आपको दे देगा, लेकिन उसी पर्टिकुलर सुख से दो तीन चीजें और दुख में क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि एक सुख आया तो एक दुख निकला, एक सुख अचीव किया तो दो तीन चार दुख निकलेंगे उससे। ये मल्टीपल में निकलते हैं। ये भौतिक की प्रकृति है कि ऐसा नहीं है 1 on 1 होगा। ये देखा गया है, 1 on 5 भी हो सकता है। मतलब आपने आत्मज्ञान तो हासिल कर लिया, लेकिन 5 अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपके पास। आपने कहा ये कहां से आ गया? तो विनय, जो जैसे पॉडकास्ट में जो बंदा आया था विनय, उसने क्या पूछा? उसने कहा सर हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब हमने सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन अब कुछ करने के लिए है ही नहीं, करें क्या? क्योंकि आप तो अल्टीमेटली ऊर्जा में हो ना, और ऊर्जा कहां की है? भौतिक की है। इसीलिए मैंने प्राण को भौतिक रखा हुआ है, प्राण भौतिक। अब प्राण का अब एक एक करके लेयर बाय लेयर चलते हैं। जीवन किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। तो शरीर है तो जीवन है, और मृत्यु है तो शरीर नहीं है। तो जीवन और मृत्यु दो डुअलिटी आपकी बन गई यहां पे शरीर के स्तर पे। मतलब शरीर क्यों मिला है? जिससे आप अपनी वासनाओं की पूर्ति कर सको। लेकिन वासनाओं की पूर्ति करने के लिए शरीर मिल तो गया, वासनाएं तो पूरी होंगी, लेकिन उससे 10 times मल्टीप्लाइड आपको सफरिंग मिलेगी, तब आपको शरीर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर मिलेगा तो मजे ही आएंगे। मतलब एक ऐसी दुकान है जहां से आपने कहा कि भैया, ए भैया लाओ भैया जरा शरीर देना 1 रुपए का। आपने कहा ठीक है शरीर ले लो। वो दुकान वाले ने कहा ठीक है शरीर ले लो। तो आपने शरीर ले लिया, दुकान वाले ने ये नहीं बताया कि शरीर के साथ साथ क्या नेगेटिव चीजें मिलेंगी आपको। तो आप गए, आप शरीर ले खरीद के चले आए। अब उस शरीर से आप मजे तो मार रहे हो, लेकिन जो सफरिंग आपको क्रिएट होगी वो उससे, जो मजा है उससे डबल ट्रिपल क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि जितना मजा है 10x मजा है तो 10x सफरिंग होगी, नहीं। 10x मजा तो 100x सफरिंग होती है। ये क्लियर है, ये देख चुका हूं मैं, ये पैटर्न है, ये आप देख चुके हो, अपने जिंदगी जीवन में देख सकते हो कि अगर आप एक चीज पूरी कर, जैसे कार खरीदते हो, अब कार का सुख तो आपको मिल गया, लेकिन EMI का बोझ तो आ गया, स्टेटस तो बढ़ा लिया तुमने,
स्टेटस बढ़ गया, तुम्हारे चाचा चाची अरे भाई नेक्सॉन ले आए, अरे वाह सुमित 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 तो ले आया भैया, सुमित तो नेक्सॉन लेके आ गया भैया, अरे हमको तो जलन हो गई, हम तो नहीं खरीद पाए, सुमित ने खरीद लिया, सुमित को भी बड़ा मजा आ रहा है ना। पीछे ने किसी ने ठोकर मार दी, अरे यार ये क्या हो गया, मेरी कार पे स्क्रैच मार दिया, सफरिंग हो गई। कार चोरी भी हो सकती है, कार ठोक भी सकती है, कार की ईएमआई भरनी है ना, कार का बोझ है कि नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अभी तक तो आपकी आदत थी धूप में चलने की कि आप धूप में चल लेते थे, अब आपने कार खरीद ली तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई अभी तक आप साइकिल से चल रहे थे, मेट्रो से जा रहे थे, बाइक से जा रहे, थोड़ा बहुत मेहनत हो जाती थी। अब आप कार में बैठे हुए एसी में आराम से अपना खाया पिया अपना कार चलाने लगे, है ना, सिंपल है। तो मोटापा आ गया। और यही होता ही है अमीरों के साथ। क्या होता है अमीरों के साथ? 3 प्रॉब्लम है। जब पैसा आता है तो 3 मेजर प्रॉब्लम देखी गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि उसका दोस्त उसको छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब आदमी अमीर हो जाता है तो उसका दोस्त, वो अपने पुराने जो उसके दुखी साथी था, उसका दुख के समय में जो साथी था, उसको छोड़ देता, नए दोस्त बना लेता है। क्योंकि भाई वो पुराना दोस्त हो सकता है वो स्प्लेंडर के लेवल पे हो सकता है पैशन प्लस के लेवल पे हो सकता है वो स्प्लेंडर के लेवल पे हो, है ना, लेकिन वो भैया चलेगा रेंज रोवर के लेवल पे, तो वो अब स्प्लेंडर वाले दोस्ती क्यों करेंगे, वो रेंज रोवर वाले दोस्ती करेंगे, तो दोस्ती टूट गई। दूसरी चीज, जब पैसा आता है तो आदमी ना चाहते हुए भी बीमारी में ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसको मोटापा आ जाता है। सारी जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज, बीपी की प्रॉब्लम कभी भी आपको रिक्शे वाले में नहीं मिलेगी। कभी सुना है रिक्शे वाले को डायबिटीज हो गया? ये डायबिटीज जो बीमारी है ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है। और अमीर का मतलब वो जो पैसा अच्छा खासा कमा रहे हो, 50-60 हजार भी अमीर कहलाएंगे। यहां पे जो देसी घी खाते हैं, जिनको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, घर में सोफा है, एसी है, एक छोटी सी कार है, वहां से मैं बात कर रहा हूं। तीसरी चीज जो पैसा अटैक करता है वो है आपका अफेयर होगा ही होगा किसी और के साथ। ये तब आता है जब पैसा ज्यादा होता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर। क्योंकि अभी तक आपको कोई पूछता नहीं था, कोई लड़की, अब आपको सब लड़कियां भाव देंगी। और आपको अपनी पत्नी तो मजे, भाई पत्नी से बोर हो गए, चलो बगल वाली के साथ हाथ साफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों हाथ साफ करना बगल वाली से? क्योंकि उसके ब्रेस्ट अलग है, उसकी वेजाइना अलग है, उसका स्मेल अलग है ना, उसके साथ अलग तरीके से संभोग करेंगे। उसका वाइल्ड बहुत है, मेरी बीवी बहुत सीधी है, या मेरी बीवी बहुत वाइल्ड है तो मुझे थोड़ी सीधी लड़की चाहिए जो इतना वाइल्ड ना हो, क्योंकि मैं खुद वाइल्ड नहीं हूं सेक्स में। तो ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जब आपके पास पैसा आता है। लेकिन दुनिया को क्या लगता है? दुनिया को लगता है बस पैसा आ जाए सब सही है। तो जैसे ही आप भौतिक को टच करोगे, इट विल क्रिएट मल्टीपल फॉलो प्रॉब्लम्स। इट विल क्रिएट अराउंड 4 to 5 फॉलो प्रॉब्लम्स मेजर। अगर बहुत कोई सुख प्राप्त हो गया तो मल्टीपल होगा। छोटा मोटा है, साइकिल वाइकिल खरीद रहे हो, पैदल चलते थे साइकिल खरीद रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैदल चलते थे स्प्लेंडर खरीद रहे हो, थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। पैदल चल रहे हो तो कार खरीद रहे हो, थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। पैदल चल रहे हो रोल्स खरीद रहे हो, रोल्स रॉयस, तो कुछ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो रोल्स मिल जाएगी, रेंज रोवर मिल जाएगा, कोरोला मिल जाएगी, होंडा सिटी मिल जाएगी, और टोयोटो मिल जाएगी, और नेक्सॉन मिल जाएगी, और दुनियादारी जितने भी कार के नाम मेरे को आते हैं सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन दिस इज सो अमेजिंग, इट विल क्रिएट अ फॉलो अप प्रॉब्लम। सो भौतिक को टच करते ये शारीरिक स्तर पे बताया। अब मानसिक पे आ जाते हैं, थोड़ा मानसिक पे आ जाते हैं। तो शरीर के अचीवमेंट्स ही मानसिक में जाते हैं ज्यादातर। लेकिन लेट्स से कि कोई इंटेलेक्चुअल प्लेजर है, एक बिजनेस ग्रो किया दिल्ली में, वो बिजनेस मैंने फैलाना है, और फैलाने से शारीरिक लेवल पे पैसा आएगा, मानसिक लेवल पे सटाइटी आएगी कि मैंने देखो कितना कुछ मैंने एक्सपेंशन किया, टेरिटरी एक्सपैंड करी।
तो इंटेलेक्चुअल प्लेजर क्रिएट हुआ, अब इसका एक काउंटर क्रिएट होगा। काउंटर मतलब क्या? फॉलो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब वो फॉलो प्रॉब्लम्स क्या होंगी, सुन लीजिए ध्यान से। जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्लेजर क्रिएट होता है तो वो एक जगह नहीं रहेगा भाई। इट्स लाइक कोकेन, आपको थोड़ी सी दी, अब आपको और चाहिए। तो अब आप दिल्ली से इंडिया तो चले गए, लेकिन अब आपको क्रेविंग होगी कि मुझे इंडिया से ग्लोबल जाना है। तो आप जैसे ही ग्लोबल जाओगे 30-40 साल में, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ओ माय गॉड यस, मैं तो ग्लोबल ब्रांड हूं। लेकिन उसके बाद अब कहीं आप जा नहीं सकते भाई। ऐसा तो नहीं आप पूरा सोलर सिस्टम टेरराइज कर लोगे, है ना, टेरराइज कर लोगे पूरा सोलर सिस्टम, तो आप टेरराइज नहीं कर सकते। तो क्या करोगे आप? सफरिंग में चले जाओगे। अब हर एक विचार का एक विपरीत विचार क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं साउथ इंडिया जा रहा हूं रहने के लिए, तो मैं सोच रहा हूं कि यार चलो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस कर रहा हूं कि यार हम लोग ना साउथ इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं डिस्कस ही कर रहा था, मुझे जाना भी था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि यार दिल्ली में नहीं रहेंगे, बिकॉज दिल्ली में मुझे सच में समझ नहीं आती चीज़ें। इमीडिएटली मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि अरे यार फैमिली से दूर हो जाएंगे। तो सब कुछ मिल गया आपको, आपको शांति मिल गई, आपको पेड़ पौधे मिल गए, हवा मिल गई, लेकिन मैंने भी सोचा और उसने भी सोचा, मेरी गर्लफ्रेंड ने, कि यार हाँ यार फैमिली तो दूर हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ ये है, वहाँ पे रहने का, साउथ इंडिया में रहने का एक ये भी चक्कर है कि और भी 2-3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मुझे याद नहीं आ रहा अभी मेजरली। तो अगर हाँ, जैसे कि वहाँ अपने घर अभी यहाँ पे अपने घर में रहते हैं, वहाँ पे दूसरे घर में रहना पड़ेगा, रेंट पे रहना पड़ेगा, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे थे कि हम शादी के बाद ऐसे करने वाले, वैसे व्हाटएवर जो भी हमारा प्लान चल रहा था। तो मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ नोटिस करी कि जब भी किसी के बारे में कुछ सोचो ना, कुछ भी सोचो कि भाई ये करना है, तो आपका मन जो है वो विपरीत विचार क्रिएट करता है, फॉलो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगता है कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो होना ही है। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग हमारी अफेक्टेड हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है कि क्या सोचना पड़ता है कि अगर हमें डिसीजन लेना है तो कोई पहले हमें समझना पड़ता है कि कुछ भी हम करेंगे तो उसका एक फॉलो प्रॉब्लम होगी। तो वो फॉलो प्रॉब्लम हमें वजन नापना पड़ता है, उसका देखना पड़ता है कि वो फॉलो प्रॉब्लम कितना प्रॉब्लमैटिक है, अगर हम झेल पाएंगे नहीं। जैसे घर से दूर हो जाएंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, पर घर वालों के लिए प्रॉब्लम है। तो क्या ये दिल्ली में रहना, ये गंदे हवा पानी में गंदे लोगों के साथ, जहां पे इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज़्यादा पागल हो चुके हैं लोग। अभी रिसेंटली ओशो की मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा था हर एक कैपिटल, जो भी कैपिटल्स होती हैं यानी राजधानियां होती हैं, उसमें हर तरीके के लोग मिलते हैं, उसमें क्राइम ज़्यादा मिलेगा, उसमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, उसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा मिलेगा। बात सही है। लखनऊ देख लो, आप ये देख लो क्या बोलते हैं, दिल्ली देख लो, इंदौर देख लो, सॉरी पता नहीं भोपाल है क्या है, एनीवे गांधीनगर देख लो, या जो भी है, कहीं भी कुछ भी देख लो, आप देखोगे कि जो मेजर जो राजधानियां हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। बट एनीवे बैंगलोर देख लो, पूरे कर्नाटका में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी बैंगलोर में होगी। तो क्या ये सब झेल पाऊंगा मैं? तो मैं यही सब सोच रहा था। तो कुछ भी विचार आप क्रिएट करते हो, उसका एक काउंटर नहीं आता। पहले मुझे लगता था उसका काउंटर आता है, लेकिन अब क्लैरिटी आ चुकी है कि उसका काउंटर नहीं आता है। उस सॉल्यूशन से, मतलब दिल्ली के फ्रस्ट्रेटेड लोगों से आप बाहर जा रहे हो, दिल्ली जैसे गंदे शहर से आप बाहर जा रहे हो, अच्छे शहर की तरफ जा रहे हो, लेकिन उस अच्छे शहर में आपको अच्छाई तो मिल रही है, पर साथ ही साथ उस अच्छाई से एक फॉलो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब उसको जो फॉलो अप करती है, जैसे ही वो मिलेगी उसके बाद ही वो आएगी। तो पहले मुझे लगा कि हर एक विचार का एक विपरीत विचार होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो डुअलिटी ऐसे काम नहीं करती है कि ठंडा है तो गर्म है, सिर्फ ऐसे काम नहीं करती डुअलिटी ऐसे काम करती है कि अगर एक सोल्यूशन लाओगे
तो वो अगेन एक पेनफुल चीज क्रिएट करेगा। शादी एक सोल्यूशन है मानसिक और शारीरिक सुकून के लिए, लेकिन उसके बहुत फॉलो प्रॉब्लम्स है, बहुत फॉलो प्रॉब्लम्स है। मतलब क्योंकि इतना बड़ा सुकून है, इतनी बड़ी संतुष्टि है, जितनी अधिक संतुष्टि होगी, जितनी सर्वाधिक तृप्ति लोगे भौतिक से, उतना ही ज्यादा मल्टीपल लेवल्स की अनेकों प्रकार की फॉलो अप समस्याएं सृजन होंगी, क्रिएट होंगी। अगर संतुष्टि कम है तो कम प्रॉब्लम होती है, संतुष्टि ज्यादा है, शारीरिक संतुष्टि और मानसिक संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। शारीरिक लेवल पे, विचार के लेवल पे आपको दो जगह पे संतुष्टि मिल रही है। एक तो आपको एक इमोशनल लेवल पे एक पार्टनर आ रहा है संभालने, सच्चा प्यार मिल रहा है आपको, जो कि शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। वही मैं बता रहा हूं बाद में क्या होता है। इसी ये फॉलो प्रॉब्लम्स होती हैं शादी की। तो शादी एक सॉल्यूशन है संभोग करने के लिए, शरीर का और मन का। ये दो संभोग आ गए, तृप्ति मिल गई, लेकिन उस तृप्ति से होने वाली अतृप्तियां अनेकों हो जाएंगी जिस स्तर पे तुम तृप्ति लोगे। जितनी गहरी तृप्ति लेने की, बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, नोट करना है इसको डायरी में प्लीज अपने। जितनी गहरी तृप्ति लोगे भौतिक जगत में, उतने अनेकों मतलब एक नहीं, अनेकों विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी जो कि सोर्स होंगी उस पर्टिकुलर तृप्ति से। बहुत बड़ा पॉइंट है ये है लॉ ऑफ डुअलिटी। मतलब इफ यू टच वन, द सेकेंड विल बी बॉर्न। इफ यू डोंट टच, द सेकेंड विल नॉट बॉर्न। इफ यू टच द फर्स्ट, प्रथम को छूने पर द्वितीय पैदा होता है। और सिंपल कर लो इसको, प्रथम को नहीं छूने पर द्वितीय पैदा नहीं होता, प्रथम को छूते ही द्वितीय पैदा होता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। आत्मज्ञान से कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जो भी प्राप्त होता है वो सकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक भी होता है। तो अब सवाल आता है क्या इसमें आत्मज्ञान में जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब जगह से तो कंपेरेटिवली सही है। बाकी जगह से बहुत ज्यादा सही है, थोड़ा बहुत सही नहीं है। मानसिक संतुलन आपका आपके हाथ में रहेगा। जो आत्मज्ञान आपको देता है वो 90% उसमें बेनिफिट्स होते हैं, 10% नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव चीजें आएंगी। लेकिन तामसिक लेवल पे अगर कुछ करोगे ना तो 90% आपको नेगेटिविटी मिलेगी, 10% आपको प्लेजर मिलेगा। तो जैसे स्तर ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे इसका फॉलो अप प्रॉब्लम जो है वो उतनी उसकी इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। तो वैराग्य प्राप्ति डिस्पैशनेट करती है आपको आपके काम से, कि आपको आईएएस बनने का सपना है तो वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन आईएएस बन ही क्यों रहे थे? एक स्टेटस के लिए, एक कुछ ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए बन रहे थे ना, कि मुझे आईएएस बनने के दिखाना है ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। तो 20 साल बाद क्यों अच्छा लगना, 10 साल बाद क्यों अच्छा लगना, अभी लगा लो, और उससे लाखों गुना अच्छा आपको आत्मज्ञान के बाद लगेगा, साधना के बाद लगेगा। तो अब आते हैं प्राण के स्तर पे, विचार के स्तर पे। हमने देख लिया कि विचार, जब हम कुछ सोचते हैं तो उसके काउंटर विचार क्रिएट होते हैं। कि अगर हमें साउथ इंडिया जाना है तो वहां पे जैसे आप सोचोगे कि हम दिल्ली की हवा से बाहर जाएंगे, दिल्ली की नेगेटिविटी से बाहर जाएंगे, और वहां की पॉजिटिविटी के बारे में तुरंत एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी, भाई अरे घर वालों से अलग हो गए, है ना। तो ये विचार है, ये विचारों का चेन है। अब तीसरा चरण आता है, वो है प्राण का चरण। प्राण तभी तक मौजूद है जब तक शरीर जिंदा है। जैसे ही शरीर मरता है, देह खत्म होता है, देह नष्ट होता है, जो बचता है वो अप्राण है, वो प्राण का विपरीत है।
तो प्राण भी मौजूद है। जैसे ही शरीर से प्राण निकाल दोगे, जो अकड़न बचेगी, जो राइगर मॉर्टिस बचेगा, वो प्राण का विपरीत है, वो क्रिएट होगा। तो प्राण का भी एक अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट क्रिएट होता है, उसको राइगर मॉर्टिस बोलते हैं। और हमारे जीवन में भी ये दिखता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, बिना योगा किए, बिना आसन लगाए हुए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और ये आप लोग एग्जाम्पल भी होंगे इसमें कई लोग, कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो गई, क्योंकि शरीर में प्राण ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया होती। लेकिन जो टाइटनेस है शरीर में, जो अकड़न है शरीर में, वो प्राण से के विपरीत जो तमस होता है, उसको तमस अभी बोल सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि उसका भी कोई एक टर्म होगा वेदांता में, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है वो टर्म, या मैंने अभी पढ़ा नहीं है उस प्राण का जो विपरीत होता है। हम उसको तमस बोल सकते हैं कि शरीर में जब तमस ज़्यादा हो जाता है तो टाइटनेस बढ़ने लगती है, और मसल जब टाइट होती है तो वो राइगर मॉर्टिस, यानी जो शरीर के बाद जो अकड़न है, मरने के बाद जो अकड़न है, उसको बोलते हैं राइगर मॉर्टिस। वो उसी की तरह रिजेंबलेंस होती है, उसकी मसल टोन जो होती है, वो मसल टोन बोलते हैं उसको, वो टाइट हो जाती है। तो प्राण कम है तो टाइटनेस ज्यादा है, टाइटनेस ज्यादा है तो शरीर में निगेटिविटी, सफरिंग ज्यादा होगी, मूड खराब रहेगा। ठीक है, ये एक तीसरा लेवल है। चौथा लेवल है विज्ञानमय कोश। इसका भी एक फॉलो अप प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट होती है। वो है कि जब आप पैदा होते हो तो आप कुछ इंफॉर्मेशन लेके पैदा होते हो, और उस इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने के लिए लालसाहित रहते हो। उसको वासना बोलते हैं, उस इंफॉर्मेशन को। हर आदमी वासना में जी रहा है, चाहे वो कोई माने चाहे ना माने। कोई दारू की वासना है, कोई तमस की वासना है, किसी की राजसिक वासना है, किसी की सात्विक वासना है। ये 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। सात्विक वासना छूटती जल्दी है, राजसिक वासना थोड़ी और देर में छूटती है, और तामसिक वासना सबसे देर में छूटती है। तो हर एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो तो ये 3 वासना लेके पैदा होता है। तो अगर कोई रंडीबाजी कर रहा है, अगर कोई शराब आसपास आपके पीता रहता है, ड्रग्स में है, मौज मस्ती काट रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो तमस में है, वो तमस की वासना लेके पैदा हुआ है। कोई आदमी कुछ बनना चाहता है, श्रम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर, IAS IPS, बैंक की तैयारी, ये सब श्रम है, यानी ये सेकंड लेवल पे आएगा। कोई आदमी अपने आप को मुक्त करना चाहता है जड़ से, वो सात्विक लेवल पे आएगा, यानी सत्य के लेवल पे, सात्विक लेवल पे। ये तीनों ही वासनाएं होती हैं। इस वासना का स्टोरेज हाउस जो है वो विज्ञानमय कोश है, यानी आज तक जो कुछ भी होता जा रहा है वो सब वहां रिकॉर्ड हो जाएगा। और इस विज्ञानमय कोश में एक्सप्रेस करने की, यानी इजैकुलेशन करने की, यानी ऑर्गेज्म करने की टेंडेंसी होती है। और जब शरीर नहीं होता है तो यही विज्ञानमय कोश एक्टिव रहती है, विज्ञान और प्राण साथ में। बट प्राण उतना नहीं होता है। लोग कहते हैं प्राण में शरीर का एक ढांचा होता है, लेकिन उसको ठीक से प्राण नहीं कह सकते, अभी उसको विज्ञान ही कहेंगे। और इस विश्व ज्ञान कोश में, यानी विज्ञान कोश में, सारी की सारी वासनाएं पड़ी होती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रारब्ध कर्म और सात्विक कौन सा था वो, संसारिक कर्म, व्हाटएवर, भूल गया मैं उसका टर्म। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मरने के बाद ये सस्टेन कर जाता है, माइनस द विज्ञानमय कोश। जो बचता है वो ब्रह्म है, आनंद है। माइनस द आनंद, जो बचता है वो ब्रह्म है।
तो इसका एक नेगेटिव साइड, इसका एक विपरीत साइड ये होता है कि ये ऑर्गेजम लेने के लिए या इजैकुलेट करने के लिए बहुत ही बेबस रहता है। ये विज्ञान में जो ढांचा है विज्ञान में शरीर का, ये तुरंत एक भौतिक शरीर चाहता है। भौतिक शरीर मिलते ही वो वही करता है जो विज्ञान में पड़ा हुआ है। तो अगर आप एक म्यूजिशियन देखोगे तो वो बचपन से आदमी म्यूजिशियन था, वो सब विज्ञान में शरीर में पड़ा हुआ है पहले से ही। तो उसको निकालने के लिए, इजैकुलेशन करने के लिए, ऑर्गेजम करने के लिए वापस एक शरीर मिल गया उनको। ये है चौथा चरण। अब आता है पांचवा। तो चौथे की जो विपरीत टेंडेंसी है वो ये कि उसमें वासना तो रहती है, मजा तो आता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ऑर्गेज्मिक टेंडेंसी होने की वजह से चाहे शरीर मिले ना मिले, अतृप्ति बनी रहती है। अब चौथा जो होता है वो है आनंद शरीर। ये एक डिफॉल्ट स्टेट होती है। जब आप सोते हो तो सारी चीजें डीएक्टिवेट हो जाती हैं और ये एक्टिव हो जाता है। तो आपको सोने में जो शांति का आभास होता है, बिकॉज ऑफ दिस लेयर होता है। बिकॉज सोते वक्त देखिए, सोते वक्त कोई इंद्रिय तो आप स्टिमुलेट कर नहीं रहे हो, है ना। सोते वक्त क्या कर रहे हो आप? कोई इंद्रिय तो स्टिमुलेट कर नहीं रहे हो। तो होता क्या है कि जो बचा रह जाता है वो शांति रह जाती है। वो सोते वक्त गहरी नींद अगर है तो जितनी गहरी नींद होगी उतना ही ज्यादा आप आनंद में रहोगे। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है लॉ ऑफ डुअलिटी को। लॉ ऑफ डुअलिटी कहती है कि जहां आनंद है वहां पे फॉलो अप प्रॉब्लम है, वहां पे पीड़ा भी है। तो आनंद है तो पीड़ा भी है। तो अब इसको मैंने शुरू में बोला था कि आपको ये पकड़ के रखना है कि आनंद शरीर जो होता है, इस आनंद शरीर का फॉलोअप क्या है? विज्ञान शरीर। तो आनंद शरीर तभी आएगा जब विज्ञान शरीर आएगा, और विज्ञान शरीर आएगा तो प्राण शरीर आएगा, और प्राण शरीर आएगा तो मनोमय शरीर आएगा, और मनो शरीर आएगा तो भौतिक शरीर आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? जब तक ये लेयर रहती है, ये चार लेयर जब तक रहेंगी तब तक एक दूसरे को पैदा करती रहती हैं। तो आनंद तो आ गया, लेकिन ऊपर की 3-4 लेयर आ गई, उससे सफरिंग भी आ गई। तो आनंद भी है और दुख भी है। तो अगर सुख है तो दुख है, और अगर दुख है तो उसी दुख की वजह से सुख है। एक आदमी ने कहा कि काश इस दुनिया में कोई दुख ना होता। देखिए, 100 लोग पैदा होते हैं इस पृथ्वी पे। इस पृथ्वी पे डायनासोर के मरने के बाद 100 लोग पैदा होते हैं। 100 लोग बहुत सुखी होते हैं। 101वां आदमी दुखी पैदा होता है, बिकॉज उसके अंदर कोई बीमारी होती है। तो दो चीजें मनुष्य के अंदर आ गई। अभी तक ये लग रहा था कि जगत में सिर्फ सुख है, लेकिन जैसे ही 101वां आदमी पैदा हुआ, जगत में दुख है ये भी आ गया लोगों के अंदर कि हाँ, यहाँ इसको तो दुख हो रहा है। इसका मतलब सुख नहीं था, दुख था। तो 2 डेटा पॉइंट आ गए। तो अब आप कह सकते हो कि एक सुख है, एक दुख है। जब तक दुख नहीं आएगा तब तक सुख का वर्ड कैसे आएगा? द वर्ड सुख ओनली कम्स फ्रॉम द एंटेगनिस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुख एंड दुखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुखा एंड दुखा ओनली एग्जिस्ट when the two of them exist together. If only one exists, how can you say that this is sukh and that is? Because दुख तो आपने कभी देखा ही नहीं है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सुख और दुख का कॉन्सेप्ट जो है वो तभी आएगा जब दो एक साथ आएंगे। जब कोई एक चीज आएगी तो कैसे? भाई, जो इस दुनिया में सारे अच्छे इंसान होते तो आप ये थोड़ी कहते कि ये अच्छा इंसान है। अरे, अच्छा इंसान का वर्ड ही नहीं आता आपके माइंड में, क्योंकि बुरा इंसान तो आया ही नहीं है। आप तो कहते कि इंसान है। अच्छा कब आएगा? जब कहीं ना कहीं कोई टेररिस्ट पैदा होगा, तब उसको हम लैंग्वेज से बता पाएंगे कि ये अच्छा, ये बुरा है। लास्ट टू लास्ट
एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्या करूंगा, हो सकता है आपके परखच्चे हिल जाएं। जब मैं 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ द बिजनेस पढ़ रहा था, ये बुक बहुत अच्छी, जिसको बिजनेस करना है यहां से पढ़ें। मैंने देखा रिसेंटली संदीप मैश्वी ने पॉडकास्ट चालू किया है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। शायद उनका स्टूडियो जो उन्होंने बेच दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अगर स्टूडियो नहीं बेचा होता तो वहां क्यों करते पॉडकास्ट। बट मे बी शायद टेबल थी वहां इसलिए किया हो, बट हो सकता ना भी बेचा हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने स्टूडियो बेच दिया अपना, क्योंकि उनका जो AI है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। एडोबी उनका कंपटीटर है। तो पिछले साल जो सेल हुई है इमेजेस बाजार की, वो सिर्फ 44 लाख की हुई है। मतलब 28 करोड़ की हुई, उसमें नेट मार्जिन जो बचा 44 लाख। तो बहुत बुरी तरीके से उनका बिजनेस गिरा हुआ है इस समय नीचे। तो हो सकता है वो 1.5 लाख रुपए जो खर्चा जा रहा था महीने का उनका स्टूडियो में, वो उन्होंने स्क्रैप कर दिया हो। बट एनीवे, तो उन्होंने बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग में अमेजॉन पे बेचना अच्छा है, वेबसाइट, वो जो बात करी। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आपको बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आप बुक्स पढ़ें, पहले अपना फंडामेंटल क्लियर करें। तो जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, क्योंकि वहां पे सारे डिजिटल मार्केटर जो थे सब बात कर रहे हैं कि अमेजॉन पे करना चाहिए, वेबसाइट पे करना चाहिए। किसी को बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में कुछ नहीं पता, किसी को नहीं जानना पोजीशनिंग क्या होती है, किसी को नहीं जानना ब्लू ओशन रेड ओशन क्या होता है, कुछ नहीं पता किसी को नहीं पता कि लॉस क्या होते हैं बिजनेस के। जब मैं ये बुक पढ़ रहा था 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ द यूनिवर्स, सॉरी द बिजनेस, इसमें एक पॉइंट आता है लॉ ऑफ डुअलिटी, जो कि जैक ट्राउट और एल अरीज ने, जो ऑथर है बुक के, लिखी हुई थी। और जब ये पॉइंट आया तो मैं काफी दिलचस्पी से इसको पढ़ के सुनने लगा, क्योंकि मैं पॉडकास्ट पे भी देख रहा था इसको, सुन भी रहा था। बड़ा ही अच्छा, इसके ऑडियो बुक मिल जाएगी आपको। अब ऑडियो बुक होने का मजा आएगा आपको। अगर इंग्लिश अच्छी से आती है तो सुनिए, नहीं तो फिर ठंडन गोपाल। उसमें लिखा हुआ था कि मार्केट में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए करीबन 100 कंपनियां आती हैं और लास्ट में केवल 2 कंपनियां रह जाती हैं, और उन दोनों कंपनी के हाथ में 95% मार्केट शेयर होता है। यानी अगर 100 लोग हैं मार्केट में तो 95 लोग इन दोनों कंपनी के पास होते हैं, जिसमें से एक कंपनी के पास 80%, यानी 80 लोग एक कंपनी के पास होते हैं, 70 से 80 लोग। बाकी के बचे 25 लोग दूसरी कंपनी के पास होते हैं, और बाकी के जो 5% लोग हैं वो डिवाइड हो जाते हैं बाकी की कंपनीज में। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है पिज्जा हट, डोमिनोज, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। आपको हर एक ब्रांड की डुअलिटी मिलेगी। डुओपोली बोलते हैं इसको, डुओपोली। डोमिनोज के पास 70% मार्केट शेयर है इंडिया का। पिज्जा हट के पास 10 से 15% होगा। ठीक है, ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक में भी है, पेप्सी और कोका कोला। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड में आप देख लें, कोई भी ब्रांड, एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड, आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लें, डुओपोली क्रिएट ऑटोमेटिकली, वो पैटर्न ही है, ये ऐसा होना ही होना है। 100 लोग स्टार्ट करेंगे, 100% मार्केट शेयर होगा, उसके बाद आखिरी में 2 लोग मार्केट शेयर पे राज करेंगे, बाकी का 5% बचेगा। बाकी को और मिसलेनियस कंपनी होती हैं छोटी मोटी, जैसे शिकागो पिज्जा तीसरे चौथे नंबर पे, जो आपको हर जगह मॉल में दिख जाता होगा। ये एक पैटर्न मैंने नोट किया। इसके अलावा कंपनी का कंपटीशन पिज्जा हट से भी है, शिकागो से भी है, और बाकी के जो पिज्जा हट का लाइंस आउटलेट्स हैं उनसे भी है। लेकिन मेन जो कंपटीशन है वो है पिज्जा हट से, डोमिनोज का। ऐसे ही सेम हिंदू और मुसलमान की डुअलिटी क्रिएट होती है। हिंदू का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो मुसलमान है, लेकिन और भी रिलीजन है उनसे भी कॉम्पिटिटर, पर तगड़ा कॉम्पिटिशन किसके साथ है? किसी एक के साथ। तो डुअलिटी क्रिएट होगी, डगडा डगडा, हर जगह आप देखोगे डुअलिटी क्रिएट होगी। शाहरुख सलमान,
जहां ब्रांड आएगा, हमारे शास्त्रीय संगीत में एक डुअलिटी बोलते, कोमल स्वर और शुद्ध स्वर। तो ये कुछ चरण थे जो मैंने आपको बताए। होप आपको समझ में आया। थैंक यू। कुछ हाँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर करें, नीचे लिंक दिया हुआ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।